हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आइए चलते हैं, आज का पहला प्रश्न देखेंगे। खड़ी बोली हिंदी के जन्म का समय माना जाता है 1000 ईस्वी के आसपास, 500 के आसपास, 800 ईसा पूर्व के आसपास, 500 ईस्वी पूर्व के आसपास। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। आप सभी को पता है कि हिंदी के यहाँ पे खड़ी बोली शब्द से अभिप्राय आप जानते हैं कि खड़ी बोली का जो जन्म हुआ है वो 1000 ईस्वी के आसपास हुआ है। और खड़ी बोली के जो प्रथम कवि माने जाते हैं वो अमीर खुसरो है। कौन है? अमीर खुसरो, जो अपने मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। इनका दो सुखने भी है जो बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, देखेंगे आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, चैन की बंसी बजाना का अर्थ है, एक मिनट आगे थोड़ा सा देखिएगा। चैन की बंसी बजाना का अर्थ है साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना, बेरोजगार होना, तो मौज करना, चैन की बंसी बजाना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गुड़। यहाँ पे देखेंगे, गुड़ शब्द का विलोम है सगुड़, गुणातीत, अवगुण, गान। तो आप बताएंगे कि गुड़ शब्द का विलोम है, तो ध्यान दीजिएगा क्या है, अवगुण है। सी ऑप्शन आपका सही हुआ। आप देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है उत्पत्तिवाद। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता रहता है। ये रहा आपका जो है कि अगला प्रश्न। उत्पत्तिवाद निम्नलिखित में से किसका मत है? भरत मुनि का, अभिनव गुप्त का, भट्ट लोल्लट का, मम्मट का। तो उत्पत्ति किसकी होती है? लोल्लट मतलब एक लाल या बच्चे का। तो यहाँ से आप ऐसे ही को रिलेट कीजिएगा, उत्पत्ति लल्लन या ललना की होती है, ऐसे करके इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रखेंगे। तो आप देखेंगे उत्पत्तिवाद का एक दूसरा नाम है आरोपवाद। आरोपवाद कभी कभी ये भी पूछा जाता है, उत्पत्तिवाद का दूसरा नाम आरोपवाद है। नाट्यशास्त्र के प्रणेता जो भरत मुनि थे, उन्हीं की रचना थी, आप सबको पता है। तो उन्हीं की रचना का ये लोग क्या किए हैं, व्याख्या किए हैं, चार लोग मिलके। अब आप देखेंगे इन्हीं की जो है कि भरत मुनि की रचना नाट्यशास्त्र की जो टीका लिखी है वो ध्वन्या लोक नाम से जानी जाती है। अभिनव गुप्त ने लिखा है। किसने लिखा है? अभिनव गुप्त ने। नाट्यशास्त्र पे जो टीका लिखा गया है वो ध्वन्या लोक लोचन नाम से लिखा गया है। वह किसने लिखा है? तो अभिनव गुप्त ने लिखा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? व्यंजना, करुणा, अभिधा, लक्षणा। तो सबको पता है बी ऑप्शन करुणा। बाकी अभिधा, व्यंजना, लक्षणा ये तीनों शब्द शक्ति के भेद हैं। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी, कांग्रेस शतक किसकी रचना है? तो कांग्रेस शतक किसकी रचना है? अब आप बताएंगे कांग्रेस शतक किसकी रचना है। हो सकता है यह प्रश्न आपके लिए नया हो, याद रखिएगा। महेंद्र चंद्र प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, इनमें से कोई नहीं। तो यह महेश चंद्र प्रसाद की रचना है कांग्रेस शतक। बाकी आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है संधि से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं संधि से सुसुप्ति। नीचे दिए गए शब्दों का विलोम, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प आपको पहचानना है। सुसुप्ति का कौन सा विलोम होगा? सुप्ति, सुसुप्ति, सुहाप्ति या सुसुप्ति, बताएंगे आप। अच्छा प्रश्न है, संधि का, हो सकता है आपके लिए नया हो, तो याद रखिएगा। यहाँ पे सुधन, सुधन सुप्ति, ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन? डी। तो डी ऑप्शन सही होगा, जहाँ पे आपने देखा है सुसुप्ति। ये जो है इस स का ये वाला मूर्धन्य स में क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया, सुसुप्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे आपको संयुक्त वाक्य पहचानना है। कौन से निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। किसको पहचानना है? संयुक्त वाक्य को पहचानना है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो आप सभी जानते होंगे सरल वाक्य जो एक सेंटेंस में कहा गया हो। मिश्र वाक्य तो जो है आप देखेंगे सरल वाक्य एक सेंटेंस में हो। इसके बाद आप देखेंगे सरल वाक्य के बाद मिश्र वाक्य आता है, फिर संयुक्त वाक्य आता है। तो यहाँ पे जो मिश्र वाक्य होता है वह एक दूसरे पे डिपेंड होता है। जैसे राम स्कूल गया और पढ़कर आया। देखिए, और जब लगेगा यहाँ पे की, किंतु, परंतु लगता है, लेकिन अब जब यहाँ पे संयुक्त वाक्य देखेंगे, संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं जो एक दूसरे को जोड़ता है। क्या करता है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऐसा है संयुक्त वाक्य, ये आपको बताना है। ठीक है, वह जो टोपी वाला बाबू है कहीं जा रहा है, उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश करने के चक्कर में है।
मैंने एक पक्षी देखा जो घायल है। राकेश ने भोजन किया। अब आपको बताना है राकेश ने भोजन किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं संयुक्त वाक्य है, यहाँ पे जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इसलिए तो ये बी ऑप्शन आपका सही हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है, नकारात्मक प्रश्न है। तो च, प, भ, म। तो प ओष्ठ है, ये भी है, प फ ब भ म, तो ये म भी है और भ भी है, तो ये च नहीं है, ए ऑप्शन आपका सही हुआ। नेक्स्ट देखेंगे आप, हाथ डालना मुहावरे का अर्थ है, क्या करना, हाथ डालना। तो बताएंगे आप क्या है, शुरू करना, चोरी करना, परेशान करना, मारने का प्रयास करना। ए शुरू करना, हाथ डालना, आपने कई बार सुना होगा। जैसे आप एक उदाहरण के माध्यम से देखिए, तो इसका यही अर्थ होगा कि जैसे राजू, मान लीजिए कोई एक लड़का है, जब तक आश्वस्त न हो तब तक किसी भी काम में हाथ नहीं डालता, है ना, ऐसा आप देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, और ध्यान दीजिए, ये रहा आपके समझ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आपने अपने दैनिक जीवन में भी बहुत लोगों को कहते सुना होगा। तो देखेंगे आप, न कारण का होना, न कारण होना, न कार्य, न बांसुरी बजाना, न बांस बेचना, काम न करना, बहाना करना, न इधर का न उधर का, तो ए ऑप्शन होगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न कारण होगा न कार्य करना होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कहाँ कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा में कौन सा अलंकार है। भ्रांतिमान, उदाहरण, प्रति, वस्तुपमा, निर्दर्शना। अब आप बताएंगे कि इसमें कौन सा है, क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अलंकार, तो इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है ना। तो इसमें निदर्शना होगा, क्या होगा, निदर्शना, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अब एक चीज़ आप देखेंगे, जहाँ वस्तुओं का पारस्परिक संबंध संभव हो या असंभव हो, सादृश्यता का आधार करे, वहाँ पे क्या हो जाएगा, निदर्शना अलंकार होगा। आप नोट कर लीजिएगा, एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ। जहाँ वस्तुओं का पारस्परिक संबंध संभव अथवा असंभव होकर सादृश्यता का आधार करे, वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। बाकी भ्रांतिमान आप जानते हैं, भ्रम बना रहता है, उदाहरण अलंकार भी आपको पता है। नेक्स्ट है आप देखेंगे, मुख है अंबुज सो सही मीठी बात बिखेसी, बिसेख में अलंकार है। तो मुख है अंबुज सो सही मीठी बात बिसेखी है, में अलंकार है प्रतीप, विभावना, असंगति, व्यतिरेक। अच्छे अलंकार के उदाहरण हम लिए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो कौन सा अलंकार होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे व्यतिरेक होगा, क्या होगा, व्यतिरेक अलंकार है। तो हो सकता है आपके लिए व्यतिरेक अलंकार नया लग रहा हो, तो आप एक बार व्यतिरेक अलंकार को ध्यान से सुन लीजिए या लिख लीजिए। जहाँ पे देखेंगे आप, उपमेय की उपमान में, उपमेय की उपमान से अधिकता, कम या ज़्यादा या न्यूनता, ठीक है, या तो अधिकता होगी या न्यूनता होगी, सूचित करने वाले अलंकार को व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मुख है अंबुज सो सही मीठी बात विशेख में, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, कम या ज़्यादा की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विवाद शब्द का विलोम होगा, वैमनस्य, निर्विवाद, कलह, संवाद। अच्छा प्रश्न है, बताएंगे आप सभी लोग। विवाद शब्द का विलोम होगा निर्विवाद, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द कौन सा है। अच्छ, अभिमान, करुणा, अर्थ। यहाँ पे आपको बताना है कि एकार्थी शब्द, तो यहाँ पे आप ध्यान देखें, अभिमान, देख रहे हैं आप, क्या होगा, अभिमान, अभिमान होगा, क्या होगा, अभिमान एक एकार्थी शब्द है। अब देखेंगे अच्छी, अच्छी का मतलब होता है, क्या होता है, सबको पता है, बताएंगे आप। अच्छी का क्या अर्थ होता है, खेलने वाला पासा, क्या होता है, खेलने वाला पासा। इसकी कई अर्थ हैं, जैसे ध्रुव, इंद्र, इंद्रिय। इसके बाद आप देखेंगे रुद्राक्ष और आत्मा। इसके बाद देखेंगे गरुड़, ज्ञान। अच्छ का कई अर्थ होता है ना। अब जैसे आपके समझ आ गया अरुण, अरुण का क्या मतलब होता है, एक तो अरुण लाल रंग होता है, क्या होता है, लाल रंग। एक होता है, एक दानव का नाम हो सकता है अरुण। दूसरा एक तो होगा इसका सूर्य भी होगा, क्या होगा, सूर्य भी होगा। आगे देखेंगे, और इसको सूर्य का सारथी कहते हैं, सूर्य का सारथी, सारथी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, साखी शब्द का अर्थ है, साखी शब्द रमैनी आपने बहुत बार पढ़ा होगा। आप बताएंगे साखी शब्द का अर्थ है सखी,
सच, सखा, साक्षी। तो क्या होगा? साक्षी। डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप देखेंगे देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया? नरेंद्र देव, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, काका कालेलकर, विनोबा भावे। अब आप बताएंगे देवनागरी में सुझाव किसने दिया? तो ये दिया है काका कालेलकर। यह क्या दिए हैं? अ की 12 खड़ी का सुझाव दिए हैं। किसका दिए हैं? अ की 12 खड़ी का सुझाव, जैसा कि आपने प्रश्न में देख लिया। अब आप अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान देंगे। हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है? हिंदी संपर्क भाषा है, हिंदी विदेशी भाषा है, हिंदी राजभाषा है, हिंदी जनभाषा है। अब ये बताएंगे आप सभी। तो हिंदी क्या है? एक राजभाषा है। याद रखिएगा, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। कितने सितंबर को? 14 सितंबर को जो है इसको संविधान में स्थान मिला था 1949 में। ठीक है, इसको मान्यता प्राप्त हुई है। अब भाग कौन सा है? तो भाग 17 है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप नोट कर लीजिए। और अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक है? 343 से 351 तक। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा आप। हाँ, यहाँ पे आप याद रखिए, विभाषा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? विभाषा क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है उपभाषा, लिपि, बोली, भाषा। अब आप बताएंगे विभाषा से विभाषा का जो क्षेत्र है वो भाषा से क्या होता है? तो ये आपको प्रश्न में बताना है। तो बोली क्या करना है आपको? विभाषा का क्षेत्र होता है तो बोली का होता है। किसका होता है? बोली का से अधिक विस्तृत होता है विभाषा का, बोली से। क्योंकि बोली मान लीजिए आप, जैसे कि आप एक ही राष्ट्र में हैं, एक राष्ट्र से नहीं, मान लीजिए आप एक छोटे से, जैसे बिहार आप समझ लीजिए और यूपी है, तो यूपी में कई भाषाएं बोली, जैसे अवधी बोली जाएगी, इसके बाद ब्रज बोला जाएगा, उसके बाद भोजपुरी बोली जाएगी। तो इसका क्षेत्र क्या होता है? विभाषा से विभाषा के क्षेत्र से थोड़ा देखेंगे आप तो विभाषा का क्षेत्र बोली से थोड़ा विस्तृत होता है, बड़ा होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हुआ। अगला प्रश्न है, भय भी शक्ति देता है। हो सकता है नया प्रश्न हो आपके लिए। भय भी शक्ति देता है किसका? काव्य संग्रह है, भय भी शक्ति देता है। तो नरेंद्र मोहन, उदय प्रकाश, जानकी वल्लभ शास्त्री, लीलाधर जगुड़ी। तो भय भी शक्ति देता है काव्य संग्रह किसका है? तो लीलाधर जगुड़ी का। किसका है? लीलाधर जगुड़ी का। इनकी जो है कि अन्य काव्य देखेंगे कृतियां हैं, जैसे शंखमुखी, क्या है? नोट कर लीजिए आप सभी। शंखमुखी, शिखरों पर, शंखमुखी शिखरों पर। दूसरा है आप देखेंगे नाटक जारी है। एक देखते हैं आपकी इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द। कुछ इनके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काव्य कृतियां हैं। अब अगला प्रश्न आप देखेंगे, धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? राधा के नवीन रूप का, सीता के दुख का, मीरा का, रसिक प्रिया का। ये प्रश्न अच्छा है और कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें क्या है? राधा के नवीन रूप का है कानुप्रिया में। और देखेंगे आप कि जो है कि राधा कृष्ण के प्रेम का भी चित्रण इसी में किया गया है। धर्मवीर भारती की एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ठंडा लोहा, कई बार पूछा जाता है। अंधा युग है, जिसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में है, जो नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। और कानुप्रिया है, 7 गीत वर्ष है, देशांतर है, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब एक प्रश्न इंपॉर्टेंट आ रहा है जो आपके लिए हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो। पूर्वा कविता किसकी है? अज्ञेय की, मुक्तिबोध की, निराला की, प्रसाद की। चलिए बताइए आप सभी लोग। और पूर्वा का प्रकाशन वर्ष जो हुआ है वह जो है कि 1965 ईस्वी में हुआ। कब का हुआ है? तो 1965 ईस्वी में हुआ है। यह अज्ञेय जी का काव्य संग्रह है। ठीक है, काव्य संग्रह है। और अज्ञेय जो है कि तार सप्तक का संपादन किए हैं और 4 भाग हैं तार सप्तक के। प्रथम सप्तक सप्तक है तार सप्तक, प्रथम सप्तक, द्वितीय और तृतीय सप्तक है। तो आपने देखा होगा, इनके सप्तकों के कवियों को आप अच्छे से याद करके रखिएगा। अब आप बताएंगे पूर्वा कविता किसकी है? तो ये अज्ञेय जी के है। ए ऑप्शन आपका सही हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो ए ऑप्शन आपका सही हुआ। आप देखेंगे कि इनको अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाखा पुरुष भी कहा जाता है सॉरी। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे भग्नदूत है, जिसका प्रकाशन 1933 में हुआ। चिंता है 1900 देखेंगे 42 में हुआ। इत्यल्लम है 1946 में हुआ है। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध है हरी घास पर क्षण भर, जिसका प्रकाशन वर्ष 1949 ईस्वी में हुआ है। नोट कर लीजिएगा। अब आप देखेंगे इनके कुछ
काव्य संग्रह है। नई कविता का नामकरण किया गया है वो अज्ञेय द्वारा दिया गया हुआ है। अब आप आगे देखिए, कुछ इनसे मिलते जुलते अलग प्रश्न है। देखिए, प्रगतिवादी के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद, समाजवाद। अब बताइए, प्रगतिवाद के अंतर्गत किसको कौन सा अमान्य है? तो रूपवाद अमान्य है, बाकी ये तीनों मान्य है। यथार्थवाद, पदार्थवाद और समाजवाद। देखेंगे प्रगतिशील के कभी शोषण के प्रति कितना ये आवाज़ उठाए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने पढ़ रखा होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, चित्राधार किस कवि की कृति है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सोहनलाल द्विवेदी, रामकुमार वर्मा। आप बताइए चित्राधार किसका है? तो यह जयशंकर प्रसाद का है। चित्राधार आपने पढ़ लिया होगा। अब ये पूछा जाता है चित्राधार जो है, क्योंकि ये क्योंकि ये छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद जी, तो ये पूछा जाएगा छायावाद में कौन सी भाषा ज़्यादातर प्रयोग हो रही थी, तो ये प्रश्न आपसे बनेगा। तो आप याद रखेंगे जो इनका चित्राधार है प्रसाद जी का, वो ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? ब्रज भाषा में पूछा जाता है, इसलिए मैं बता देती हूँ, ब्रज भाषा में लिखा हुआ इनका जो है रचित क्या है, इनकी कविता संकलित की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, ब्रजभाषा की इनकी कुछ ये ब्रजभाषा में किस नाम उपनाम से लिखते हैं? तो इनका कलाधर उपनाम है। क्या है? कलाधर, याद रखिएगा, कलाधर उपनाम से ये कविताएं किया करते थे। और एक इनका खड़ी बोली का काव्य संग्रह है कानन कुसुम, नोट कर लीजिएगा। इनकी अंतिम रचना पूछी जाती है, अंतिम रचना पूछी जाती है कामायनी है। ठीक है, जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है? 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, उद्धव शतक में छंद हैं 116, 120, 130, 135। ऐसे प्रश्न फैक्ट बेस होते हैं, जो आते हैं तो बन पाएंगे, नहीं तो फिर छूट जाएंगे। ठीक है, तो 116 नोट कर लीजिएगा। एक चीज़ आप याद रखेंगे, उद्धव शतक किसकी रचना है? तो ये आपसे पूछा जाता है। यह है जगन्नाथ दास रत्नाकर की, रत्नाकर इनका उपनाम है। और रत्नाकर जी उर्दू में जकी नाम से रचनाएं करते थे। किस नाम से? जकी नाम से। ठीक है, और आप देखेंगे कि इनके ऊपर जो है कि अंग्रेज के विद्वान थे पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म रोला छंद में जो इनकी समालोचना है, इसका इन्होंने अनुवाद भी किया है। किस नाम से किया? तो समालोचना नाम से। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं रत्नाकर जी की, मतलब रत्नाकर से मतलब है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जैसे है इनका गंगावतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, कलकासी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है विराष्टक। आप नोट कर लीजिएंगे, ये विराष्टक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हो सकता है कुछ प्रश्न आपको नए मिल रहे हों। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को साझा जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए, ये प्रश्न है, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं? बताइए, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, इनमें से कोई नहीं। बताइए, नया प्रश्न हो सकता है आपके लिए हो तो प्रयाग रामागमन के लेखक हैं, ये ही प्रश्न आपको बताना है। तो यह किसका है? तो यह प्रेमघन का है। किसका है? प्रेमघन का। और प्रेमघन भारतेंदु मंडल के साहित्यकार रहे हैं। ठीक है, भारतेंदु मंडल के साहित्यकार हैं। अब आप देखेंगे नेक्स्ट अगला प्रश्न, और प्रेमघन की एक पत्रिका थी, वह पत्रिका का नाम आपसे भी बता दीजिएगा। तो यह थी कौन सी? आनंद कादम्बिनी। यह कैसी पत्रिका थी? तो साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला, एक कथन दिया गया है, उसे आपको बताना है। यहाँ पे बताना है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? अब बताएंगे आप, कबीरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, घनानंद। ये प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो किसके लिए इन्होंने कहा है, यही आपको बताना है। तो ये घनानंद के लिए कहा है। किसके लिए? घनानंद के लिए कहा है। चलिए अगला प्रश्न है, एक जो है कि अगला प्रश्न है नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, ये है आपके समझ, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम, अंग दर्पण। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, तो कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो अंग दर्पण। अब ये प्रश्न आपसे बनेगा, किसकी अलंकार दर्पण किसकी रचना है? तो ये रसलीन की। किसकी है? रसलीन की रचना है। ठीक है, चलिए ये किसकी रचना है? तो अलंकार दर्पण ये रसलीन की रचना है। और कैसी रचना है? तो नायिका भेद पे है, नायिका भेद पर है। चलें अगला प्रश्न, और इसका जो प्रकाशन हुआ है यह कब हुआ है? तो अंग दर्पण का तो 1737 ईस्वी में। ठीक है,
चलिए इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट देखेंगे, इनकी एक दूसरी रचना है। यह दूसरी रचना कौन सा है? रस प्रबोध। कौन सा है? रस प्रबोध। बार बार पूछी जाने वाली है इसलिए बता देते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट ध्यान दीजिए। श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा। तो आप देखेंगे तो क्या है? शुद्धाद्वैत दर्शन। सी ऑप्शन आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप देखेंगे जो है अद्वैत दर्शन किसका है? तो यह शंकराचार्य का है। किसका है? शंकराचार्य जी का। और आप आगे देखेंगे द्वैत दर्शन किसका है? मध्वाचार्य का। किसका है? मध्वाचार्य का। नेक्स्ट अगला प्रश्न, और द्वैताद्वैत दर्शन किसका है? तो ये निम्बार्काचार्य का है। किसका है? निम्बार्काचार्य का। हो पूरा ये जो है कि दर्शन तो आप जरूर याद करके रखिएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। तो किससे माने जाते हैं? तो राम भक्ति शाखा से माने जाते हैं अलवार संत। कौन से संत? अलवार संत। तो एक प्रश्न और बनता है, अलवारों की संख्या कितनी है? तो 12। कितनी है? 12। और आप देखेंगे अलवार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। मग्न। क्या होता है? खुश होना, मग्न होना, मग्न होना, ठीक है। चलिए, भगवान की भक्ति में इतना डूब जाना, एकदम खुश रहना जिंदगी में, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला। इसमें 2 महिला भी हैं अनवाल में, तो इनका भी नाम आपने सुना ही होगा। 12 में एक महिला भी थी। कमेंट सेक्शन में अच्छे कमेंट के माध्यम से आप सभी बताएंगे वह कौन थी। चलिए अगला प्रश्न है, एक बहुत इंपॉर्टेंट। हिंदू मग पर पाँव न राखे। क्या है? हिंदू मग पर पाँव न राखे का बहुते जो हिंदी भाखे। इनके ऊपर आरोप लगा था कि आप मुसलमान होते हुए भी हिंदू के लिए क्यों रचना करते हैं। तो अब आपसे पूछा जा रहा है ये किस कवि के लिए है, लेकिन जो अभी हमने बोला, अब आपसे ये बताना है कि हिंदू मग पर पाँव न राखे का बहुते जो हिंदी भाखे, ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में है? ब्रज, भोजपुरी, अवधी और बंदेली। तो ब्रज में है। किस में है? अब एक चीज़ आप यहाँ बताएंगे, यह किसकी पंक्ति है? तो नूर मोहम्मद की, ठीक है, नूर मोहम्मद की। नोट कर लीजिएगा। अनुराग बासुरी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो अनुराग बासुरी से, ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपके समक्ष। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया? सुंदरदास, धर्मदास, मलुकदास, रैदास। तो धर्मदास ने किया। किसने किया? धर्मदास ने किया। सबको पता है कि कबीर की जो वाणी का संग्रह किया है वह बीजक नाम से किया है। किसके नाम से? बीजक के नाम से। किसने किया है? धर्मदास ने। और इसके बीजक के कितने भाग हैं? 3। 3 भाग कौन कौन से हैं? साखी है, साखी, सबदी, रामायणी। नोट कर लीजिएगा, मैंने बोल दिया। एक चीज़ याद रखेंगे, बच्चन सिंह ने जो है कबीर को क्या कहा है, ये प्रश्न बनता है। तो यह कहे हैं हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? तो सबको पता है कबीर नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी रचना की और हिंदी जगत में कबीर को प्रतिष्ठापित किया और कहा कि कबीर की भाषा बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो दरेरा देते हैं, है ना। ऐसा भी एक पूछी जाती है, ठीक। चले नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा क्या है? तो ये भी आप नोट कर लीजिए। ये कहे हैं कबीर सधुक्कड़ी। कबीर की भाषा कैसी है? तो सधुक्कड़ी है। कैसी भाषा है? सधुक्कड़ी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है, बताइए। श्री, रुद्र, ब्रह्मा, सनकादिक। अच्छा प्रश्न है, बताएंगे आप। तो सनकादिक, डी ऑप्शन आपका सही होगा। कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादिक संप्रदाय की विशेषता है ना। चलिए, और यहाँ पे देखेंगे निम्बार्काचार्य का क्या है? तो निम्बार्काचार्य का जो संप्रदाय है उसका नाम क्या है? तो ये सनकादिक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? श्री सिंह, कीर्ति सिंह, जय सिंह, माधो सिंह। चलो बताओ, विद्यापति किसके दरबारी थे? तो सबको पता है कि विद्यापति कीर्ति सिंह के दरबारी थे। किसके दरबारी थे? तो कीर्ति सिंह के। लेकिन ये शिव सिंह के भी दरबारी थे, ठीक है। शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। और विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। किसके कवि हैं? आदिकाल के। याद रखेंगे, कब के कवि हैं?
तो आदिकाल के। इनके गुरु का क्या नाम है? तो पंडित हरि मिश्र है। क्या नाम है? आजकल गुरु भी पूछे जाते हैं, हरि मिश्र, पंडित हरि मिश्र। ये कहाँ के थे विद्यापति? तो ये बिहार के थे। बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक ग्राम के थे। कहाँ के थे? तो विपसी नामक ग्राम के थे। यह प्रश्न पूछा जाता है। विपसी नामक ग्राम के थे। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आप नोट कर सकते हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ठीक है, अब चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निर्भय, ठीक है, अब एक आप देखेंगे निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। नई रचना हो सकती है आपके लिए, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं धनपाल, राजशेखर, धर्मप्रभु सूरी और रामचंद्र सूरी। चलिए बताइए किसके लेखक हैं? तो रामचंद्र सूरी के लेखक हैं। हो सकता है आपके लिए नए हो तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, भला हुआ जो मारिया बेड़ी हमारा कंतु, लज्जो तू वैस्यूण जय भग्या घर तो यहाँ पे एक सखी सखी से कह रहे हैं। यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो हमें ये बताना है। तो आप सभी को पता है, एक सखी सखी से कह रहा है, भला हुआ जो मारिया बेड़ी हमारा कंत, हे सखी अच्छा हुआ मेरा पति मारा गया। कहाँ पे? युद्ध करते हुए। लज्जो तू वयम स्यूम जय भग्या घरुए, अगर वो घर आता तो हमें लज्जा होती कि वह पीठ दिखा के घर वापस आ गया। देख रहे हैं कितनी बड़ी कितनी वीरांगनाएं थी। तो यह पंक्ति किसकी है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो यह हेमचंद्र की है। किसकी है? हेमचंद्र की। हेमचंद्र जो है थे ये गुजरात के सोलंकी राजा जो है कि सिद्धराज जयसिंह के भतीजे थे। क्या थे? यह कुमारपाल के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? तो कुमारपाल के दरबार में। याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। हेमचंद्र कैसे थे? तो यह जैन आचार्य थे। कैसे आचार्य थे? जैन आचार्य थे, ठीक है। हेमचंद की कितनी भाषाओं पे पकड़ थी? तो 3 भाषाओं पे। नोट कर लीजिएगा। वह भाषा कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले संस्कृत थी, पाली थी, प्राकृत थी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे अपभ्रंश थी, अपभ्रंश। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों भाषाएं, और इनको हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पाणिनि कहा जाता है, ठीक है। प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। अब आप देखेंगे तो नेक्स्ट, अब ये यहाँ पे आप जो है कि देखेंगे ये जो सारंगधर है, ये रचना किसकी है? तो ये संस्कृत भाषा में, ठीक है। और यह किसकी है? तो ये आपको बताना है। तो यह सारंगधर जो रचना है, ये सारंगधर पद्धति पे लिखी हुई है। और ये कैसा कोश है? तो पद्य कोश है, ठीक है। ये भी आप नोट करेंगे। और यहाँ पे सोम प्रभ सूरी है। आदिकाल की रचनाएं तो थोड़ी टफ है। तो यह किसकी है? कुमारपाल प्रतिबोध की है। यह गद्य पद्य मिश्रित है। कैसी है? गद्य पद्य मिश्रित संस्कृत प्राकृत काव्य है, ठीक है। चलिए अब कण्हपा जो है कि यह किस में आते थे? 84 सिद्धों में आते हैं। कितने सिद्धों में आते हैं? 84 सिद्धों में आते हैं। सिद्धों की संख्या कितनी है? तो 84। और ये सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मैंने आपको बताया 84 सिद्धों में इनका स्थान पहला है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैन ईके, मैकमूलर, जॉन अब्राहम गियर्सन या रामचंद्र शुक्ल। चलिए बताइएगा। तो यह किसकी रचना है? फ्रैंक ईके, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पुस्तक आप सबको पता है, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रसिद्ध है। चलिए और इनका देखेंगे जो है कि ये है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन की रचना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना? यात्रा वृत्तांत, समीक्षा, कहानी, ललित निबंध। तो बताएंगे आप सभी। तो यह किसकी रचना है? तो यह है यात्रा वृत्तांत, मोहन राकेश का यह यात्रा वृत्तांत है। कौन सा? आखिरी चट्टान। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके समक्ष, जुलूस रुका हुआ शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? काशीनाथ सिंह, विवेकी राय, राघे राघव, फणीश्वरनाथ रेणु। तो किसका है भाई? बताएंगे आप सभी लोग। विवेकी राय का। बी ऑप्शन आपका सही होगा। यह रिपोर्टाज है। क्या है? रिपोर्टाज है। आगे देखेंगे इन्हीं का राघे राघव का है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तूफानों के बीच, ठीक है। और इनका देखेंगे फणीश्वरनाथ रेणु का, इनका ऋणधन जलधन, नेपाली क्रांति, श्रुत अश्रुत
और एक है एकलव्य के नोट्स। ये रेणु के रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न है, इनमें से रेखा चित्र परख कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, स्मिथ की रेखाएं, मेरा परिवार। अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। ये बोलती प्रतिमाएं क्या है? यह रेखा चित्र नहीं है, बाकी ये तीनों है, मेरा परिवार, स्मिथ के रेखाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे। आप एक प्रश्न आपसे बनेगा कि बोलती प्रतिमा के रचना जो है कि ये जो रेखा चित्र है यह किसका है? तो यह याद रखेंगे श्री राम शर्मा का है। किसका है? श्री राम शर्मा का। और इसका जो प्रकाशन हुआ है वह 1937 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे। आप अगला यहाँ पे अगला प्रश्न है, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? निराला, मुक्तिबोध, अज्ञे, धर्मवीर भारती। शिखर से सागर तक, अब आप बताएंगे किसका है भाई? शिखर से सागर तक, बताइए सभी लोग। ठीक है, यह है अज्ञे जी की। किसकी है? अज्ञे की। ठीक, और इनके लेखक कौन है? शिखर से सागर तक जीवनी तो इन्हीं की है, तो ये किसके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं राम कमल राय। ठीक है, चलिए अब आप ध्यान दीजिए। अभी तक हो गया, ये है अज्ञे की रचना शिखर से सागर तक, इनके लेखक हैं राम कमल राय। अब आपको बताना है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने जो है कि इनकी मुक्तिबोध की आत्मकथा एक रचना है, मुक्तिबोध की जीवनी है। ठीक है, यह किसने लिखा है? तो याद रखिएगा, ये लिखे हैं विष्णु चंद्र शर्मा। ठीक, अब कब लिखे हैं? तो ये लिखे हैं 1984 में। ठीक है, अब आप देखेंगे निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं रामविलास शर्मा। कब लिखे हैं? तो 1969 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट। ये रहा आपके समक्ष, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? वियोगी हरि, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, सेठ गोविंद दास, वृंदावनलाल वर्मा। आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मा? सबसे पहले देखेंगे आत्मनिरीक्षण का जो प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1958 ईस्वी में। और यह किसका है? सेठ गोविंद दास का। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अब आप देखेंगे ऑप्शन की कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो ये तो हुआ सेठ गोविंद दास का आत्मनिरीक्षण आत्मकथा है, प्रकाशन वर्ष आपने देख लिया। अब आप देखेंगे कि वियोगी हरि, वियोगी हरि का आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह। क्या है? मेरा जीवन प्रवाह। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष हुआ है 1948 ईस्वी में। आगे आप देखेंगे आचार्य चतुरसेन शास्त्री, इनका है आत्मकथा यादों की परछाई। क्या है? यादों की परछाई। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ? तो 1956 ईस्वी। लिखने में थोड़ा सा रफ हो रहा है तो आप आवाज़ से लिख लीजिएगा। अब आप देखेंगे वृंदावन लाल वर्मा। यहाँ पे देखिए वृंदावन लाल वर्मा है, इनकी जो आत्म कहानी है, इन्होंने लिखा है अपनी कहानी। क्या लिखा है? अपनी कहानी, खुद की कहानी। ठीक है, आप देखेंगे इसका प्रकाशन वर्ष 1970 ईस्वी है। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, शांतिप्रिय द्विवेदी, नंदुलाल वाजपेयी, मुकुटधर पांडे। बताना है यथार्थवाद और छायावाद निबंध के लेखक हैं तो जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अब आप देखेंगे कि शांतिप्रिय द्विवेदी ने कौन सा निबंध लिखा है? शांतिप्रिय द्विवेदी का निबंध कौन सा है? ये है वृत्त और विकास। क्या है? वृत्त और विकास, नोट कर लीजिएगा। आगे आप देखेंगे नंद दुलारे वाजपेयी, इनका कौन सा है निबंध? इनका निबंध है रीति और शैली। ठीक है, चलिए हो गया। अब आप देखेंगे हिंदी और छायावाद किसका है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है तो मुकुटधर पांडे का है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ये है साहित्येतर विषयों पर निबंध की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? रांगे राघव, राहुल संकीर्तन, कृष्ण कुबेर राय या रामवृक्ष बेनीपुरी। साहित्येतर विषयों पर निबंध की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? प्रश्न थोड़ा सा घुमावदार है, ये इंपॉर्टेंट, आप लगा लीजिए स्टार। तो बताइए किसका नाम लिया जाता है? तो लिया जाता है कुबेर राय। साहित्य से संबंधित इन्होंने रचनाएं की हैं। ठीक है,
अब आप देखेंगे यहाँ पे रामवृक्ष बेनीपुरी है। रामवृक्ष बेनीपुरी का जो है कि सॉरी, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैंने गलती से टिक कर दिया। ये देखिए, साहित्येतर विषयों पर निबंध की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? तो ये हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। इनके और हैं जो है निबंध, यह चिता के फूल, लाल तारा, कैदी और कैदी की पत्नी, गेहूं और गुलाब। ये बार बार पूछा जाता है गेहूं गुलाब किसका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आपको बताना है मध्यकालीन धर्म साधना निबंध के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बहुत निबंध महत्वपूर्ण हैं, जैसे नाखून क्यों बढ़ता है, कुटच, अशोक के फूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके समक्ष, कामरेड का कोट कहानी के लेखक है? विनोद कुमार शुक्ल, अखिलेश, ज्ञानरंजन और सृजन। तो बताना है आपको, तो कामरेड का कोट किसका है? तो यह सृजन का। किसका है? सृजन का। एक इनका कामरेड के कोट का है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1900 याद रखेंगे 93। 1 मिनट ध्यान दीजिए, सृजन का है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अब आपको बताना है कामरेड के कोट का प्रकाशन वर्ष कब का है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1993। कब है? 93। एक इनका है नंगा, पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा, 2001 का प्रकाशन वर्ष है। एक है भागदत्त का हाथी, इसका प्रकाशन है 1988 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं अखिलेश जी हैं, इनके बारे में कुछ जानिए। अखिलेश का बहुत कहानी संग्रह है, ये है आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, सांप ग्रस्त, एक है अंधेरा, अंधेरे में कविता है, एक है अंधेरा, इनकी कहानी संग्रह है अंधेरा। नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है, कितनी मिलती जुलती रचनाएं बहुत पूछी जाए। इसका प्रकाशन 2006 में हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ज्ञानरंजन की एक कहानी लगी है आपके पाठ्यक्रम में, पिता। ठीक है, पिता है जो बहुत बार पूछा जाता है, इनकी कहानी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके समक्ष, आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक थे? भगवान दास, किशोरीलाल गोस्वामी, बंग महिला, गिरिजादत्त वाजपेयी। ये बताना है, तो बताएंगे आप सभी। तो यह भगवान दास की रचना है, ए ऑप्शन आपका सही हुआ, जो प्लेग की चुड़ैल है। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किशोरीलाल गोस्वामी का कौन सा है? तो बताएंगे किशोरीलाल गोस्वामी का इंदुमती। क्या है? इंदुमती। ये सब प्रारंभिक कहानियों के दौर में है, और इनका इंदुमती है, एक है गुलबहार। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जक्सन कहानी के लेखक है? मुक्तिबोध, अज्ञे, दूधनाथ सिंह, यशपाल। चलिए बताइए किसका है? तो मुक्तिबोध का है जक्सन कहानी। किसका है? मुक्तिबोध का। एक इनका है और कहानी है काट का सपना, सतह से उठता आदमी, इनकी कहानी संग्रह। इनका बहुत बार पूछा जाता है अज्ञे जी का जयदोल। ठीक है, जयदोल, शरणार्थी और विपथ का। नेक्स्ट देखेंगे, एक इनकी और पूछी जाती अमर बल्लरी। ठीक है, आप देखेंगे आप जो है कि नेक्स्ट अगले कवि को, दूधनाथ सिंह को। इनकी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एक है, ये पहला तो है सपाट चेहरे वाला आदमी, एक है सुकांत और एक है निष्कासन। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे यशपाल की देख रहे हैं, यशपाल देश विभाजन पे अपना उपन्यास लिखे हैं, इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। और वह कौन सा उपन्यास है कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। अब इनकी कहानी संग्रह आप नोट कीजिए यशपाल की। पहला है पर्दा, अब ये विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में लगी हुई रहती है, आप पढ़े होंगे। दूसरा है मकरील, तीसरा है आदमी का बच्चा, चौथा है धर्म रक्षक। नेक्स्ट चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे देख रहे हैं पूछ लिया गया, आगे की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया? सांप्रदायिक विरोधी कहानी है, नारी ममता की कहानी है, बाल शोषण की कहानी है, मानव संघर्ष की कहानी है। चलिए बताइए किसकी क्या लिया गया इसमें? तो सांप्रदायिक विरोधी कहानी है, ए ऑप्शन आपका सही हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शरणदाता अज्ञे की कहानी है। अब अज्ञे को आप बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे। इनका जो है कि अज्ञे जी कहाँ के हैं? तो प्रयोगवादी और नई कविता साहित्य जगत में इसको प्रतिष्ठापित किए हैं। किसको? प्रयोगवाद को, नई कविता को। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अमरकांत
हाँ, यहाँ पे हाँ पात्र पूछा जा रहा है। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? चलिए बताइए। रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, सेवा सदन। चलो बताओ। ये बहुत बार जो है कि पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे कर्मभूमि के। बी ऑप्शन आपका सही हुआ। आप देखेंगे कुछ पात्र, तो जो है कि यहाँ पे देखेंगे कर्मभूमि के ये पात्र हैं। कौन है? अमरकांत हैं। पूछा जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेवा सदन। सेवा सदन के कुछ पात्र हैं, जैसे सुमन है, गजाधर है, कृष्णदत्त, शांता है। कर्मभूमि, कर्मभूमि के पात्र आपने देख लिया, अमरकांत है, एक समरकांत है, और एक मैना है, सुखदा है, सकीना है। ठीक है। गबन देखेंगे, ये तो विश्वविद्यालय में आप पढ़े होंगे। सूरदास है, सोफिया है, भरत सिंह, महेंद्र, कुमार विनय, सुभागी। सुभागी भी इसी में आती है। सुभागी इनकी एक कहानी भी है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी जगत में। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। वह सफर था, मुकाम था, कृति की लेखिका है? मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा, प्रभा केतन। बताना है आपको, वह सफर था कि मुकाम था, कृति की लेखिका कौन है? तो ये मैत्री पुष्पा जी हैं। कौन है? मैत्री पुष्पा जी। इनके कुछ मैत्री पुष्पा के उपन्यास जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे चाक है, झूला नट, आलमा कबूतरी, कई, इसूरी फाग, एक है त्रिया हठ। नोट कर लीजिएगा, त्रिया हठ है। ये बहुत बार पूछा जाता है ना। चलिए, अगला प्रश्न है नेक्स्ट। यहाँ गया गोदान से। चलिए ध्यान दीजिए। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरे की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? धनिया, झुनिया, सिलिया, पटेश्वरी। यदि आपने गोदान पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यदि आप गोदान नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिए, अभी भी समय है। तो ये धनिया का कथन है, जब झुनिया को लेके आता है और उस पर पंच जो है उसके ऊपर जुर्माना लगाते हैं, इज्जत का सवाल होता है, तो वहीं पे धनिया कहती है, वो प्रेग्नेंट होती है, गोबर उसे छोड़ के भाग जाता है, तो लोग कहते हैं ना, तो वही कहती है, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? तो धनिया की है, धनिया की है। और सिलिया है, जो माता दिन से प्यार करती है। ये भी बच्चा इसको पैदा होता है और ये कब एक्सेप्ट नहीं करता है, जब बच्चा मर जाता है तो फिर इसे माता दिन क्या करता है, क्योंकि ये छोटी जाति की लड़की होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, बड़े लोग शोषण करते हैं छोटे लोगों का, और जब समाज में एक्सेप्ट करना होता है तो इतने आसानी से नहीं करते हैं, है ना। तो ये हिंदी जगत का बहुत ही मार्मिक उपन्यास है और बहुत कुछ सिखाता है आपको। कृष्ण जीवन की महागाथा है ना। गोदान के पात्र में आप देखेंगे इसका नायक होरी है, धनिया इसकी नायिका है, झुनिया झुनिया बहू है किसकी? होरी की, और गोबर इसका पुत्र है। ठीक। और इसकी 2 बेटियां हैं, 2 बेटियों में नाम आप पढ़ लिए होंगे। तो आगे देखेंगे होरी के भाई हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे होरी के पात्र, यहाँ पे गोदान में 2 भाई हैं, हीरा और भोला। भोला नहीं है। ठीक है। हीरा ही उसके गाय को जहर दे देता है। तो आप इनके कुछ पात्रों को भी याद कर लीजिएगा। और सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, ये इनके उपन्यास हैं। चलिए, ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे। अब आपको बताना है, यहाँ पे रेडियो एकांकी को कहा जाता है श्रव्य एकांकी, आकाशवाणी एकांकी, मौखिक एकांकी, ध्वनि एकांकी। चलिए बताइएगा क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ध्वनि एकांकी, क्योंकि रेडियो ना तो आप मौखिक रूप से सुन सकते हैं, तो यहाँ पे सुनने के लिए ही ना रेडियो होता है, तो आप सभी जानते हैं यह ध्वनि एकांकी है। ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न, ध्यान दीजिए। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? उपेंद्र नाथ, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। स्वर्ग की झलक, तो याद रखेंगे ये अस्क जी का है, उपेंद्र नाथ अस्क जी का है। इनका जो है कि एक बहुत बार पूछा जाता है, ये तो इनकी और रचना आप नोट कर लीजिए। अंधी गली भी इन्हीं का है। कौन सा है? अंधी गली, लक्ष्मी का स्वागत, जोक, चरवाहे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ। आप देखेंगे उदय शंकर भट्ट जी हैं, इनकी रचना है एक ही कब्र में, 10,000, नए मेहमान, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे लाल, बिस्की पुड़िया को तो याद ही रखिएगा, है ना। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न। यहाँ पे क्या करना है? सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। प्रश्न को छोटा करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है? सटकार, महाराष्ट्री, धातु सेन, गोवर्धन दास। अब आपको मिलाना है,
ठीक है। गोवर्धन सास किसके पात्र हैं? अंधेर नगरी के, मतलब डी का पहला। यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्रश्न आपका यही सही हो गया, डी का पहला। ऐसे ही एग्जाम में आपको करना है, ठीक है। अब आप देखेंगे सटकार किसका पात्र है? तो सटकार पात्र है चंद्रगुप्त का। अब आप देख महाराष्ट्री किसका पात्र है? तो महाराष्ट्री भारत दुर्दशा का। धातुसेन किसका है? तो स्कंदगुप्त का। ये आपका प्रश्न सही हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? मार्किस वेलेस्ली, लल्लूलाल, जॉन वाथविक, गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वेलेस्ली ने की। किसने की? वेलेस्ली ने, ठीक है। और आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है। और ये क्या थे? ये दोनों लोग भाषा मुंशी थे कॉलेज के अंदर, ठीक है। चलिए सदल मिश्र, लल्लूलाल दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, अच्छा प्रश्न है। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है? मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना करना, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, नवगीतों में संगीत के तत्वों का पिरोना, भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय देना। सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सभी विशेषताएं हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है? तो गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, यह आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप। मेघदूत काव्य की खड़ी बोली में अनुवाद किया था? सदल मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लूलाल, राजा लक्ष्मण सिंह। तो मेघदूत तो किसने किया था? लक्ष्मण सिंह ने। डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इनके अभिज्ञान शाकुंतलम का, रघुवंशन का भी अनुवाद इन्होंने किया था खड़ी बोली में। किसने? खड़ी बोली में अनुवाद किया था? लल्लूलाल ने। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है ना, ध्यान दीजिए। अश्वत्थामा किसका नाटक है? रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी। अश्वत्थामा एक पात्र है किसका? अंधा युग का, ठीक है। तो अब आप बताएंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं आप, लेकिन आपको नाटक पूछा जा रहा है। अश्वत्थामा उदय शंकर भट्ट का नाटक है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। आज के लिए ये रहे इतने प्रश्न आपको कैसे लगे? यदि प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारी प्रश्नोत्तरी चैनल पे अपलोड है, आप प्रैक्टिस करते रहें। और आप देखेंगे मानस का हंस पूरा उपन्यास है, त्यागपत्र है, और बहुत सारे नाटक हैं। तो जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, प्रसाद के तीनों नाटक हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी। और आप देखेंगे पूरी पुस्तक हमने करा रखी है हिंदी साहित्य की, और आप ध्यान से पढ़ेंगे तो प्लेलिस्ट में बहुत कुछ है आपकी तैयारी के लिए। ऐसा नहीं है कि जो वीडियो डाला जा रहा है आप उसी को देखें, आप जाके प्लेलिस्ट से बहुत सारी चीज़ें हैं उन्हें आप कवर करें और पढ़ते रहें निरंतर। और आज के लिए बस इतना ही। आपका जो है कि पढ़ाई कैसे चल रही है, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, इसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कहीं और कोई कमियां हैं तो भी आप अगर इस वीडियो में कोई कमी है तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सुधार अगर करने की ज़रूरत है तो हम और सुधार करेंगे, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।